नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल टैट गुरु में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के टॉप इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन के बारे में। वीडियो पूरा एंड तक देखना। चैनल पर अगर आप नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला ही क्वेश्चन की वैचारिक क्रिया अवस्था होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि वैचारिक क्रिया अवस्था कब से कब तक होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 7 से लेकर 12 वर्ष तक की। यहाँ लगा देंगे सी आंसर। फर्स्ट का सी आंसर करेक्ट आएगा, बिल्कुल याद रखिए। सेकंड आपके स्क्रीन पर, भूख एक चालक है और भोजन एक क्या है? साधन, साध्य, उद्दीपन और इच्छा पूर्ति। तो अगर भूख एक चालक है तो भोजन क्या होगा? उद्दीपन होगा। सी के साथ आप लोग चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अभिप्रेरणा प्रदान करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? शिक्षक निभाता है, माता पिता, सहपाठी, नेता। तो अभिप्रेरणा मतलब दोस्तों मोटिवेशन, और मोटिवेशन प्रदान करने में कौन इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है? तो इनका नाम है शिक्षक। यहां पर आप लगा देंगे ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, संप्रेषण से आशय क्या है? मनोरंजन, विचारों का आदान प्रदान, इच्छा पूर्ति, उपरोक्त तीनों। तो संप्रेषण से आशय क्या होता है? तो ये होता है विचारों का आदान प्रदान। क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। शिक्षक बालक के व्यवहार में किस तरह परिवर्तन कर सकता है? पुरस्कार द्वारा, पहला पॉइंट। प्रशंसा द्वारा, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है भर्त्सना द्वारा, और चौथा पॉइंट है इन सभी के द्वारा। तो अगर बात करें पांचवें की, तो इसका आंसर आ जाएगा इन सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा में अभिप्रेरणा का महत्व दर्शाने वाला बिंदु नहीं है। अवधान, अनुशासन, चरित्र निर्माण, खेलकूद। तो शिक्षा में अभिप्रेरणा का महत्व दर्शाने वाला बिंदु क्या नहीं है? तो ये खेलकूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 7, अभिप्रेरणा का निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो पहले दिया मूल प्रवृत्तियात्मक सिद्धांत, दूसरा दिया थार्नडाइक का सिद्धांत, तीसरा दिया मनोविश्लेषणात्मक, और चौथा दिया है प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत। तो आपको ये बताना है कि अभिप्रेरणा का निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो ये थार्नडाइक का सिद्धांत, ये अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी ज्ञान की प्रथम सीढ़ी माना जाता है, किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है संवेदना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लेविन के अनुसार व्यवहार, व्यक्ति तथा वातावरण कार्य, उन्होंने किस सिद्धांत में इस बात को महत्व दिया? तो दोस्तों ऐच्छिक सिद्धांत में, क्षेत्रीय सिद्धांत में, शारीरिक सिद्धांत में, या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत में। तो 90 की बात करें तो आंसर आ जाएगा क्षेत्रीय सिद्धांत में, बी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मैं पुस्तक पढ़ना पसंद करता हूँ। मैं पुस्तक पढ़ना पसंद करता हूँ क्योंकि निम्न में से एक आंतरिक अभिप्रेरणा का कथन है। तो किसका है? पुस्तक पढ़ने से मेरे पिताजी खुश होते हैं, इस वजह से। दूसरा दिया है मुझे सफलता प्राप्त करना है, इस वजह से। फिर दिया है आपका कि पुस्तक पढ़ने से मुझे आनंद मिलता है, और चौथा दिया है क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक है। तो मैं पुस्तक पढ़ना पसंद करता हूँ क्योंकि निम्न में से एक आंतरिक अभिप्रेरणा का कथन है। तो कौन सा है? तो ये आएगा आपका पुस्तक पढ़ने से मुझे आनंद मिलता है, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, प्रेरकों के वर्गीकरण। देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि प्रेरकों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? व्यवहारिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और स्वाभाविक। तो प्रेरकों के वर्गीकरण की बात करें तो कौन सा सही नहीं है? तो यह है आपका व्यवहारिक। व्यवहारिक प्रेरक ऐसा कोई भी नहीं होता, ये आपका गलत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, ऐसे प्रेरक जो जन्म के साथ ही व्यक्ति लेकर आता है, वह कौन से प्रेरक है? तो सिंपल सी बात है, जन्म के साथ अगर आप लेकर आते हो तो ये जन्मजात प्रेरक होगा। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए आंसर। चलिए 13वां देखते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 13वां देखिए ध्यान से, बालक के चिंतन विकास में सहायक है भाषा, उत्तरदायित्व, ज्ञान, उपरोक्त सभी। तो बालक के चिंतन विकास में क्या सहायक है? तो ये तीनों चीजें सहायक है, भाषा भी, उत्तरदायित्व भी, ज्ञान भी। यहां पर आप लगा देंगे डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, चिंतन के प्रमुख प्रकारों में है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन, उपरोक्त सभी। तो चिंतन के जो प्रमुख प्रकार है उसमें क्या क्या शामिल है? तो यहाँ अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ये सारी चीज़ें शामिल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है या मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है? यह परिभाषा किस विद्वान की है? रूसो की, वैलेंटाइन की, रॉस की और पावलो की? अगर बात करें 15 की, आंसर आ जाएगा रॉस की ये परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? केवल अनुभव, केवल पर्यावरण, केवल वंशानुक्रम और वातावरण दोनों? तो 16 की बात करें तो आंसर आ जाएगा वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। क्वेश्चन नंबर 17। CAT व्यक्तिगत परीक्षण की कौन सी विधि है? तो CAT के बारे में बात करें, इसका मतलब होता है चाइल्ड एपरसेप्शन टेस्ट। तो दोस्तों ये एक प्रक्षेपी विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाया जाता है? तो ब्रेल लिपि से जिसको पढ़ाया जाता है वो है अंधे को। नेक्स्ट 19। रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है? तो ये दोस्तों प्रक्षेपी प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ध्यान से देखिए। 20 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पर्सनालिटी शब्द की किस भाषा की मूल से लिया गया? मतलब जो पर्सनालिटी शब्द है वो किस भाषा के मूल से लिया गया है? तो ये लिया गया लैटिन भाषा के मूल से। याद रहेगा आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 21 के ऊपर बढ़ेंगे, देखिए ध्यान से। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो व्यक्तित्व जिसको हम पर्सनालिटी बोलते हैं, इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पर्सोना से हुई है। आंसर आ जाएगा ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता क्या है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता क्या है ये आपको बताना है। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता क्या है? पहला दिया इसका मुख अंदर की ओर धंसा होता है, पहला पॉइंट। दूसरा दिया इनके मुंह की बनावट अन्य से भिन्न है। तीसरा दिया इनमें नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं। और लास्ट दिया इनमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता यह है कि इनमें सामाजिकता का जो गुण है वो कम पाया जाता है। यहां पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। व्यक्तित्व मापन पर्सनालिटी मेजरमेंट की वस्तुनिष्ठ विधियों में से कौन सी विधि नहीं मानी जाती? पहला दिया नियंत्रित परीक्षण, दूसरा दिया रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शनी, तीसरा दिया व्यक्तित्व के संकेत के रूप में शारीरिक परिवर्तन, और चौथा दिया अभिज्ञापक प्रश्नावली। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर आ जाएगा व्यक्तित्व मापन पर्सनालिटी मेजरमेंट की वस्तुनिष्ठ विधियों में से कौन सी विधि नहीं मानते? तो अभिज्ञापक प्रश्नावली नहीं मानते। क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि संपूर्ण व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व के आधार पर दो में से एक श्रेणी अंतर्मुखी अथवा बहिर्मुखी में रख सकते हैं? तो ये किसने रखा? तो इनका जो नाम है वो है युंग। क्या नाम है दोस्तों इनका? युंग नाम है। यहां लगा देंगे आप बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? तो दोस्तों ये प्रश्नावली जो है वो व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? तो ये है आपकी व्यक्तिनिष्ठ विधि। यहां पर आप लगा देंगे डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, ध्यान से देखिए। TAT टेस्ट में कार्डों की संख्या कितनी है? TAT टेस्ट मतलब दोस्तों थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। इसमें कार्डों की संख्या कितनी है? तो इसमें कार्डों की संख्या 30 है। देखो टोटल कार्ड तो 31 होते हैं, 31 में एक कार्ड खाली होता है, तो टोटल कितने? एक कार्ड खाली, तो 30 आपके जो कार्डों की संख्या होती है। अगर आपको 31 देता है तो 31 लगाते हैं, पर अगर आपको 30 भी देगा तो 30 भी लगा सकते हो, है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 माफी चाहूँगा। एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है। जो व्यक्ति एकांत में विश्वास रखता है वो कौन सा व्यक्ति कहलाता है? तो उसको बोलते हैं अंतर्मुखी। सिंपल सी बात है, ये आंसर आएगा 27 का। चलिए 28 देखते हैं। व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गों में सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? किसने किया ये बताना है। सेल्डन, क्रैस्मर, युंग और रोजर। तो अगर बात करें 28 की, आंसर आ जाएगा युंग। युंग जो थे उन्होंने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और एवं बहिर्मुखी वर्गों में वर्गीकृत किया था। याद रहेगा आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं 29। छात्र के असमान व्यवहार के अध्ययन के लिए निम्नांकित में से किस प्रणाली का उपयोग सही है? पहला दिया है अंतर्दर्शन प्रणाली, दूसरा दिया व्यक्ति इतिहास प्रणाली, तीसरा दिया समाज मिति प्रणाली और चौथा दिया है विकासात्मक प्रणाली। तो छात्र के असमान व्यवहार के अध्ययन के लिए निम्नांकित में से किस प्रणाली का उपयोग सही है? तो यह है व्यक्ति इतिहास प्रणाली। 29 का बी आंसर करेक्ट आएगा। 30 देखिए। वांछित व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी,
संवेगी, स्थिर, बहिर्मुखी और मन स्थापी। तो जो वांछित व्यक्तित्व होता है वो कैसा होता है? तो ये होता है समवेंगीय स्थिर। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी आंसर। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको 30 कराए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।